हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम दिदांत या तनाव शिथिलता के बारे में अध्ययन करेंगे। कल भी हमने इसी टॉपिक को लिया था, जो टॉपिक अधूरा रह गया था उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दिदांत क्या है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावों में शिथिलता आना और दोनों का वैमनस्य भूलकर एक दूसरे के नजदीक आना ही दिदांत है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। मतलब शीत युद्ध के काल में दो महाशक्तियों के बीच में जो तनाव था, जो वैचारिक संघर्ष था, जो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। अब इस काल में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस काल में साल्ट वार्ताएं हुई थी, प्रथम साल्ट वार्ता और द्वितीय साल्ट वार्ता। और मैंने कहा था आपको स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये था साल्ट का फुल फॉर्म। एस फॉर स्ट्रेटेजिक, ए फॉर आर्म्स, एल फॉर लिमिटेशंस और टी फॉर टॉक्स। सामरिक अस्त्रों को सीमित करने से संबंधित सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1969 से 1972 तक हेलसिंकी, वियना और मॉस्को में हुई थी। इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। सामरिक हथियारों में कटौती करने के संबंध में ये जो वार्ता थी वो हुई थी 1969 से 1972 के बीच में हेलसिंकी, वियना और मॉस्को में आयोजित की गई थी। और साल्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। दूसरी साल्ट वार्ता जो थी वो भी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकंड, सामरिक शस्त्रों को सीमित करने से संबंधित सॉल्ट सेकंड संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई। लेकिन अफगानिस्तान में पूर्व सोवियत संघ के प्रवेश से अमेरिकी कांग्रेस ने इस पर अपनी अनुमति नहीं दी। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा कि राष्ट्रपति जो भी संधि करता है उसके ऊपर कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन साल्ट सेकंड संधि जब की गई या उसके ऊपर वार्ता हुई तब उस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कर दिया था, जिसके कारण से अमेरिकी सीनेट ने उसके ऊपर अपनी अनुमति नहीं दी और सॉल्ट सेकंड संधि जो थी वो निरस्त हो गई। इसके अलावा आप देखिए इस काल में जो भी चीजें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963 को मॉस्को में ब्रिटेन, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के मध्य हुई और 110 और देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963 को, मतलब ये जो काल था 1963 से लेकर 1979 से पूर्व का था दिदांत का काल। इस काल में न केवल सामरिक हथियारों में कटौती करने के संबंध में वार्ताएं हुई, संधियां हुई, बल्कि परमाणु शस्त्रों को सीमित करने के लिए भी प्रयास जो थे वो किए गए। उसी के क्रम में पहली बात है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963 को मॉस्को में हुई और ब्रिटेन, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ सहित 110 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा 1963 में ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हॉटलाइन समझौता हुआ। 1963 में हॉटलाइन समझौता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। इसी तरीके से 1970 में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच मॉस्को बॉन समझौता हुआ। पूर्वी जर्मनी के ऊपर पूर्वी यूरोप अपना आधिपत्य रखता था और पश्चिमी जर्मनी के ऊपर पश्चिमी यूरोप अपना आधिपत्य रखता था। और वही पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ के साथ में एक संधि कर रहा है जिसको नाम दिया गया मॉस्को बॉन समझौता 1970 ईस्वी। इसी तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच में बर्लिन समझौता हुआ 1971 ईस्वी में। ये वो समय था जब चाइना के साथ सोवियत संघ का संघर्ष जो था वो हुआ और सोवियत संघ और चीन के बीच में दूरियां बढ़ी और अमेरिका और चाइना के बीच में नजदीकियां बढ़ी, जिसके कारण से 26 अक्टूबर 1971 ईस्वी को चाइना को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य राष्ट्रवादी चीन की जगह बना दिया गया। अमेरिका की इसके ऊपर सहमति बन गई और अमेरिका ने राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना स्वीकार कर लिया। तो ये नया ट्रेंड था जो तनाव शिथिलता का काल था, उस काल के संदर्भ में। फिर बर्लिन समझौते की अगर हम बात करें, अगस्त 1971 में 18 महीने के विचार विमर्श के बाद बर्लिन के बारे में यह समझौता हुआ, जिससे पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में आने जाने लगे। मतलब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी
पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के बीच में जो दीवार थी उस दीवार को हटाकर, या ये कहना चाहिए कि जो दूरियां थी दोनों तरफ के लोगों की, वो दूरियां जो थी वो खत्म कर दी गई और पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जाने लगे। तो बर्लिन समझौता अगस्त 1971 में 18 महीने के विचार विमर्श के बाद में बर्लिन के बारे में समझौता हुआ, जिससे पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जाने लगे। जो हॉटलाइन समझौता था, जिसकी बात अपन ने ऊपर की कि अमेरिका पूर्व सोवियत संघ के बीच में हॉटलाइन समझौता हुआ 1963 में, उसके बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए वॉशिंगटन और क्रेमलिन के बीच में टेलीफोन व रेडियो का सीधा संपर्क कायम हुआ और यही हॉटलाइन समझौता है। टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क जो था वो क्रेमलिन और वॉशिंगटन के बीच में स्थापित हुआ, जिसको अपन हॉटलाइन समझौता कहते हैं 1963 ईस्वी में। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और भी यहाँ पर रह गई, जैसे अंगोला संघर्ष 1975 ईस्वी का दिदांत काल में हुआ। सोवियत संघ और क्यूबा समर्थित MPLA की सरकार बनी। यहाँ पर अमेरिका ने यूनिटो का साथ दिया। मतलब अंगोला में जो संघर्ष हुआ उसमें दो पक्ष रहे। MPLA का पक्ष जो था वो सोवियत संघ और क्यूबा ने दिया, जो दोनों साम्यवादी थे, और यूनिटा का पक्ष जो था वो अमेरिका ने लिया। लेकिन जीत किसकी हुई? सोवियत संघ प्लस क्यूबा समर्थित MPLA पक्ष की। इसी तरीके से 1970 में इथोपिया सोमालिया में विवाद हुआ। सोवियत संघ ने इथोपिया को समर्थन दिया और अमेरिका ने सोमालिया की सहायता की। मतलब दिदांत का जो काल 1963 ईस्वी से शुरू हुआ वो वापस से कहाँ जाने लगा? संघर्ष की ओर जाने लगा और तनाव शिथिलता जो थी वो धीरे धीरे अब छटने लगी और दोबारा से वो वही उसी प्रकार के वैचारिक संघर्ष की ओर आगे बढ़ने लगे। इसका परिणाम हम कुछ घटनाओं के रूप में देखते हैं, जैसे अंगोला संघर्ष और 1977 ईस्वी में इथोपिया और सोमालिया के बीच में जो विवाद हुआ उसमें सोवियत संघ ने इथोपिया को साथ दिया और अमेरिका ने सोमालिया की सहायता की। अब देखिए इस तरह की कुछ घटनाएं जो थी वो मैं बता रहा था। इसी तरह की और एक घटना के बारे में अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये जो दिदांत का काल था, इस काल में हमने ये देखा कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के नजदीक तो आई। पूर्वी यूरोप का सैन्यकरण और पश्चिमी यूरोप का सैन्यकरण, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को सैनिक आर्थिक सहायता देने का जो दर थी वो क्या हुई थी? कम हुई थी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। वैचारिक संघर्ष जो था वो कम अवश्य हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। परमाणु शस्त्रों की होड़ कम हुई थी, आणविक शस्त्रों की होड़ कम हुई थी, शस्त्र नियंत्रण की बात होने लगी थी, निशस्त्रीकरण की बात होने लगी थी। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद नवीन शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और ये जो काल था, दिदांत का काल जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी जगह पर नव शीत युद्ध जो था वो शुरू हुआ। और ये घटना थी अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रवेश, और अमेरिका द्वारा दबाव डालने के बावजूद भी सोवियत संघ में से अफगानिस्तान में से सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को नहीं हटाया। और अफगानिस्तान एक ऐसा मध्य एशिया का मर्म स्थल है जो पूरे विश्व को जोड़ने का, मध्य पूर्व एशिया से जोड़ने का काम करता है। तो उसके ऊपर जब सोवियत संघ का अधिकार हो गया तो अमेरिका ने ये जो साल्ट सेकंड संधि थी उसके ऊपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और शीत युद्ध जो था, जो दिदांत का काल जो था, वो तनाव शिथिलता का जो काल था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया और नवीन शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो अपन नवीन शीत युद्ध के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज हमारे लिए जैसे एक एनपीटी की और बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में। 7 संभावित राष्ट्रों को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए 5 महाशक्तियों द्वारा 12 अगस्त 1968 को परमाणु अप्रसार को बनाया गया, परमाणु अप्रसार संधि को बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 5 महाशक्तियां जिनके पास में परमाणु बम है उन्हें छोड़कर दूसरा कोई परमाणु बम नहीं बना सकेगा। इस संधि को 5 मार्च 1970 ईस्वी से लागू किया गया। इसको नाम क्या दिया गया? एनपीटी, परमाणु या आणविक अप्रसार संधि, जिसमें 7 संभावित राष्ट्रों की परमाणु शक्ति को दबाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह कहा गया कि जिनके पास में परमाणु बम है वो तो रख सकेंगे, जिसके पास में नहीं है वो बना नहीं सकेंगे। 7 संभावित राष्ट्रों को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए 5 महाशक्तियों द्वारा 12 अगस्त 1968 को परमाणु अप्रसार संधि को बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 5 महाशक्तियां जिनके पास परमाणु बम है उन्हें छोड़कर कोई दूसरा परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस संधि को 5 मार्च 1970 ईस्वी से लागू किया गया और इसमें कहा गया था
कि 25 वर्षों के बाद इसका एनालिसिस करेंगे हम और फिर देखेंगे कि इस संधि को आगे बनाए रखना है या नहीं रखना। और ये 1995 में सम्मेलन होना था न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये काल था दिदांत का काल, जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच में वैचारिक संघर्ष कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। शस्त्रों की होड़, शस्त्र नियंत्रण और परमाणु परीक्षण को रोकने के संबंध में प्रयास जो थे वो किए गए। लेकिन ये वो काल था जिस काल में भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणुविक प्रतिस्पर्धा जो थी वो शुरू हुई। भारत की परमाणुविक नीति शुरू हुई। चीन ने भी परमाणु बम बनाया, फ्रांस ने भी परमाणु बम बनाया और ना चाहते हुए भी भारत को क्या झेलना पड़ा, दुनिया के प्रतिबंधों को झेलना पड़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, दिदांत काल के बारे में पढ़ा। कल हम नवीन शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।